ग्रामीण महिला विद्यापीठ एकलव्य चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कक्षा 12 राजनीति विज्ञान इकाई थर्ड राजनीतिक विचारधाराएं से पाठ 3 मार्क्सवाद में हम द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और मार्क्सवाद क्या है इसके बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम ऐतिहासिक भौतिकवाद के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मानव इतिहास में होने वाले विभिन्न परिवर्तन आर्थिक कारणों से होते हैं। मानव के इतिहास में जितने भी परिवर्तन होते हैं वह किस कारण से होते हैं? आर्थिक कारणों से होते हैं। मार्क्स इसी को ऐतिहासिक भौतिकवाद कहता है, जो कि मानव के इतिहास में जितने भी परिवर्तन होते हैं किन कारणों से होते हैं? आर्थिक कारणों से होते हैं। और मार्क्स इसी को ऐतिहासिक भौतिकवाद कहता है। मार्क्स के अनुसार मानव इतिहास की अवस्थाएं मार्क्स के अनुसार मानव के इतिहास की 6 अवस्थाएं मानी गई हैं। पहला आदिम साम्यवादी अवस्था, यह प्रथम युग है मानव के इतिहास की अवस्था का। दूसरा दास अवस्था, जिसमें कृषि का उद्भव हुआ है और समाज 2 वर्गों में बट गया है, मालिक और दास। सामंती अवस्था में उत्पादन पर सामंतों का अधिकार हो गया है। पूंजीवादी अवस्था में भी समाज 2 वर्गों में बट गया, पूंजीपति और श्रमिक। सर्वहारा वर्ग 5वां युग है। श्रमिक का उत्पादन के साधनों पर अधिकार हुआ है। जो 5वां वर्ग है सर्वहारा वर्ग, उसमें श्रमिक का उत्पादन के साधनों पर अपना अधिकार हो गया है। साम्यवादी अवस्था, यह मार्क्स के अनुसार मानव इतिहास की 6ठी अवस्था है, जिसमें वर्ग विहीन व शोषण रहित युग का निर्माण हुआ। जो कि यह अवस्था कैसी है? जिसमें वर्ग विहीन व शोषण रहित समाज का निर्माण हुआ। मार्क्स के अनुसार समाज के 2 आधार हैं, आधार और अधिरचना। मार्क्स के अनुसार समाज को 2 भागों में बांटा गया है, पहला आधार और दूसरा अधिरचना। आधार अर्थव्यवस्था व उत्पादन प्रणाली पर जिसका नियंत्रण होता है उसे शोषक वर्ग कहते हैं। वही क्या है? आधार है। आधार किसको कहा गया है कि आधार अर्थव्यवस्था व उत्पादन प्रणाली पर जिसका नियंत्रण होता है उसे शोषक वर्ग कहते हैं, जो कि क्या है? समाज का आधार है। अधिरचना के अंतर्गत सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक अवस्था को सम्मिलित किया जाता है। जो अधिरचना है उसके अंतर्गत राजनीतिक, सांस्कृतिक व सामाजिक अवस्था सम्मिलित होती हैं। ऐतिहासिक भौतिकवाद, इतिहास की आर्थिक व्याख्या। जो ऐतिहासिक भौतिकवाद है उसको इतिहास की आर्थिक व्याख्या के नाम से भी जाना जाता है। इसके निष्कर्ष हैं: मानव जीवन व सभ्यता का विकास सामाजिक परिवर्तन के निश्चित नियम है। इस प्रक्रिया का संचालक आर्थिक तत्व है। जो मानव जीवन और सभ्यता का विकास है वह क्या है? सामाजिक निश्चित नियमों के आधार पर होता है। और इस जो प्रक्रिया है, जो इतिहास की आर्थिक व्याख्या है, जिसके अंतर्गत मानव जीवन व सभ्यता का विकास, इस प्रक्रिया का संचालन का जो आधार है वह क्या है? संचालक कौन करता है? मानव जीवन का विकास और सभ्यताओं का विकास किसके आधार पर होता है? किसके द्वारा होता है? तो आर्थिक तत्वों के द्वारा होता है। प्रत्येक युग में सामाजिक व राजनीतिक व्यवस्था पर उसका नियंत्रण होता है, जिसका नियंत्रण आर्थिक व्यवस्था पर होता है। और प्रत्येक युग में सामाजिक और राजनीतिक अवस्था में किसका नियंत्रण होता है? जो कि पूंजीपति है, जिसके पास क्या है? धन ज्यादा है, या जो आर्थिक दृष्टि से संपन्न है। आर्थिक व्यवस्था पर जिसका नियंत्रण होगा वही उसी का नियंत्रण राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था पर होगा। आदिम को छोड़कर पूंजीवाद का तक वर्ग संघर्ष विद्यमान रहता है। आदिम युग में जो मानव पाया जाता था वह आदि मानव पाया जाता था। मतलब उसको कृषि का, किसी चीज का उत्पादन का इतना ज्ञान नहीं था। इसलिए आदिम युग को छोड़कर और शेष में पूंजीवाद तक, शेष जो 6ठी अवस्था है पूंजीवाद तक वर्ग संघर्ष विद्यमान रहा है। किसमें? इतिहास की आर्थिक व्याख्या के सिद्धांत में। आलोचना, आर्थिक तत्व पर अधिक व अनावश्यक बल। इसकी आलोचना करते हुए कहा गया है कि इतिहास आर्थिक तत्व पर अधिक बल दिया गया है। दूसरा,
आर्थिक आधार पर ऐतिहासिक घटनाओं की व्याख्या संभव नहीं है। राजनीतिक सत्ता एकमात्र आर्थिक सत्ता नहीं है कि आर्थिक आधार पर हम इतिहास की घटनाओं की व्याख्या नहीं कर सकते। राजनीतिक सत्ता एकमात्र आर्थिक सत्ता नहीं है। राजनीतिक सत्ता एकमात्र आर्थिक सत्ता नहीं मानी गई है। उसमें और भी पक्ष शामिल किए गए हैं, जैसे सामाजिक, धार्मिक, इसलिए इसको आर्थिक सत्ता कहना संभव नहीं है। ये इसकी आलोचना है। मानवीय इतिहास के कार्यक्रमों का निर्धारण संभव नहीं है। मानवीय इतिहास के जो कार्यक्रम है उसका निर्धारण भी संभव नहीं है। इतिहास निर्धारण में सहयोग तत्व की उपेक्षा की गई है। जो इतिहास का निर्धारण है उसमें कौन से तत्व की उपेक्षा की गई है? सहयोग के तत्व की। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, वर्ग जिस समूह के आर्थिक हित होते हैं उसे वर्ग कहते हैं। वर्ग किसे कहते हैं? जिस समूह के आर्थिक हित होते हैं उसको हम वर्ग कहते हैं। वर्ग दो वर्गों में बांटा गया है, श्रमिक और पूंजी वर्ग, पूंजीपति। वर्ग कितने होते हैं? दो, श्रमिक और पूंजीपति। संघर्ष, संघर्ष में व्यापक अर्थ असंतोष, रोष व असहयोग। संघर्ष का जो हम व्यापक अर्थ लगाते हैं तो संघर्ष मतलब असंतोष, रोष व असहयोग को हम संघर्ष कहते हैं। वर्ग संघर्ष, आदिकाल से ही समाज दो वर्गों में विभाजित रहा है। जो आदिकाल है उससे ही समाज कितने भागों में बटा हुआ है? दो भागों में। प्रत्येक युग में एक वर्ग के पास उत्पादन के साधनों का केंद्रीकरण रहा है। प्रत्येक युग में एक वर्ग के पास क्या रहा है? साधनों का केंद्रीकरण रहा है और दूसरे वर्ग के पास उनका क्या रहा है? निर्बल रहा है, उनके पास साधनों की कमी रही है। शोषक वर्ग के अत्याचारों से तंग आकर शोषित वर्ग में असंतोष पैदा होता है। जो शोषक वर्ग है, जिसके पास साधनों का केंद्रीकरण है, जिसके पास साधनों का साधन है, वह उसको शोषक वर्ग कहा गया है, और जिसके पास साधनों की कमी है उसको शोषित वर्ग कहा गया है। तो शोषक वर्ग के द्वारा जब शोषित वर्ग का अत्याचारों से तंग आकर, जब शोषक वर्ग के अत्याचारों से तंग आकर शोषित वर्ग में असंतोष पैदा हुआ है, तो उसी के कारण वर्ग संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। किसके कारण? जब शोषक वर्ग के अत्याचारों से तंग आकर शोषित वर्ग में क्या हुआ है? शोषित वर्ग में असंतोष पैदा हुआ है, तो उसी को क्या कहा गया है? वर्ग संघर्ष कहा गया है। समाज के दो वर्गों के मध्य संघर्ष चलता रहता है। इन समाज के इन दोनों वर्गों के मध्य निरंतर संघर्ष चलता रहता है। इसी को वर्ग संघर्ष कहा गया है। वर्ग संघर्ष की मान्यता, परिवर्तन में विश्वास होना, सर्वहारा वर्ग संगठित हो, उत्पादन के साधनों के विकास में परिवर्तन हो, सर्वहारा वर्ग की क्रांति द्वारा पूंजीवादी व्यवस्था की समाप्ति आदि। कि पहला, वर्ग संघर्ष की मान्यता क्या है? परिवर्तन में विश्वास होना। दूसरा, सर्वहारा वर्ग संगठित हो, उत्पादन के साधनों के विकास में परिवर्तन हो, सर्वहारा वर्ग की क्रांति द्वारा पूंजीवादी व्यवस्था की समाप्ति आदि। आलोचना, एकांकी व दोषपूर्ण सामाजिक जीवन व मूल तत्व सहयोग है, संघर्ष नहीं। जो इसमें आलोचना पाई गई है वह है कि एकांगी व दोषपूर्ण पाया गया है। जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत क्या है? एकांगी व दोषपूर्ण है। सामाजिक जीवन का मूल तत्व सहयोग है, संघर्ष नहीं। क्रांति, जो सामाजिक जीवन का मूल तत्व है, किसको माना गया है? सहयोग को माना गया है, संघर्ष को नहीं। क्रांति श्रमिक वर्ग की बजाय बुद्धिजीवी वर्ग से संभव है। सामाजिक व आर्थिक वर्ग में अंतर होता है। समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास नहीं है। जो समस्त इतिहास है वह किसका इतिहास नहीं है? वर्ग संघर्ष का इतिहास नहीं है।